चलिए, एड्यूटेकन की आज की कक्षा में हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं, जो है भाग 1। ये भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के प्रावधानों को बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि यही प्रावधान भारत की क्षेत्रीय संरचना की संवैधानिक नींव रखते हैं। इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम संविधान के भाग 1 की एक सामान्य रूपरेखा देखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 1 का विश्लेषण करेंगे, जिसमें संघ का नाम और क्षेत्र परिभाषित किया गया है। फिर हम राज्यों के पुनर्गठन में संसद की क्या शक्ति है, इसे समझेंगे। इसके बाद इसी संदर्भ में संसद की संप्रभुता का संवैधानिक अर्थ क्या है, इस पर विचार करेंगे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या यानी बेरुबाड़ी संघ मामले का अध्ययन करेंगे। और आखिर में बांग्लादेश के साथ हुए क्षेत्र विनिमय के संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में चलने से हमें इस विषय की पूरी स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 1 से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के प्रावधान शामिल हैं और ये सभी अनुच्छेद भारत संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में एक विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। अब हम अनुच्छेद 1 का विस्तृत अध्ययन करते हैं। यह अनुच्छेद 2 मूलभूत बातों को स्पष्ट करता है। पहली बात देश का नाम और दूसरी बात राज पद्धति का प्रकार। अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ यह समझना दिलचस्प है कि संविधान सभा में देश के नाम को लेकर पूरी तरह से एक राय नहीं थी। कुछ सदस्य चाहते थे कि परंपरागत नाम भारत रखा जाए, जबकि कुछ सदस्य आधुनिक नाम इंडिया के पक्ष में थे। इसीलिए सभा ने बीच का रास्ता अपनाते हुए दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स जो शब्दावली है, इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया है। ध्यान दीजिए, संविधान में राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस बात को साफ किया था कि राज्यों का संघ पदावली को 2 महत्वपूर्ण कारणों से चुना गया। पहला कारण ये था कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में हुआ था। और दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये था कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ अविभाज्य है। पूरा देश एक है, जिसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है राज्यों के क्षेत्र, दूसरी है संघ क्षेत्र, जिन्हें हम आमतौर पर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, और तीसरी श्रेणी में वो क्षेत्र आते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। एक और जरूरी बात, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है, इसका पूरा ब्यौरा संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। अब जो ये तीसरी श्रेणी है यानी अधिग्रहित क्षेत्र, इस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखिए, एक संप्रभु राज्य, एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का पूरा अधिकार है। यह अधिग्रहण कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि किसी संधि के माध्यम से, खरीद कर, उपहार के तौर पर या फिर विजय के द्वारा। उदाहरण के तौर पर संविधान लागू होने के बाद भारत ने दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और सिक्किम जैसे कई क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था। ये सभी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने भारत के क्षेत्र की संरचना को तो समझ लिया। अब यहाँ से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस क्षेत्र को पुनर्गठित करने की, इसे बदलने की शक्ति आखिर किसके पास है? और यही प्रश्न हमें संसद की शक्तियों के अध्ययन की ओर ले जाता है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 1 में ही किया गया है। संविधान संसद को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां देता है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया है। इन दोनों अनुच्छेदों के बीच का जो बारीक अंतर है, उसे समझना परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश करे या उनकी स्थापना करे। ये शक्ति उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के जो मौजूदा राज्य हैं, उनके पुनर्गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को किसी भी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। चलिए अब अनुच्छेद 3 के तहत संसद को जो शक्तियां मिली हैं, उन्हें और विस्तार से देखते हैं।
इस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर क्या क्या कर सकती है? क वो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ख वह किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ग किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। घ किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। और अणग किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए संविधान ने 2 प्रक्रियात्मक शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त यह है कि इस तरह के बदलाव से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। और दूसरी शर्त यह है कि सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं ताकि उसका मत जाना जा सके। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वे इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही राज्य ने अपना मत तय समय के अंदर दे भी दिया हो। तो इन सभी संवैधानिक प्रावधानों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से बना सकती है, उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है। ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संसद की संप्रभुता को दिखाता है, जहां उसे राज्यों के अस्तित्व, उनकी सीमाओं या उनके नाम को बदलने के लिए संबंधित राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी संवैधानिक व्यवस्था की वजह से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति का प्रयोग किया जाता है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका संवैधानिक अर्थ ये है कि संघ सरकारें राज्यों को समाप्त कर सकती हैं या उनकी सीमाओं को बदल सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें सब मिलके भी संघ को समाप्त नहीं कर सकती। संघ जो है वो अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य विभक्त किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी तुलना अमरीकी संघीय प्रणाली से करते हैं। देखिए, अमरीकी संविधान में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई है। इसका मतलब है कि अमरीकी संघीय सरकार राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में बदलाव उनकी सहमति के बिना नहीं कर सकती। इसी वजह से अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ यानी इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। हमारी भारतीय व्यवस्था इससे बिल्कुल अलग है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 पर। यह अनुच्छेद खुद ये घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या गठन और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरह का कानून संसद द्वारा एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब एक बहुत ही पेचीदा संवैधानिक सवाल सामने आता है। सवाल ये है कि संसद की जो शक्ति है राज्यों की सीमाओं को बदलने की, जो अनुच्छेद 3 में दी गई है, क्या उसमें भारतीय क्षेत्र को किसी और देश को सौंपने की शक्ति भी शामिल है? यही प्रश्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1960 में एक ऐतिहासिक मामले बेरूबाड़ी संघ मामले में आया था। दरअसल ये प्रश्न सीधे तौर पर सरकार ने नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत एक रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से पूछा था। इसकी जरूरत तब पड़ी जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के निर्णय पर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सवाल यही था कि क्या इस तरह से अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए कोई विधायी कार्यवाही जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट था। कोर्ट ने यह तय किया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को जो शक्ति दी गई है, उसमें किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि ऐसा कोई भी कार्य केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि किसी देश को अपना क्षेत्र सौंपना एक संप्रभु कार्य तो है, लेकिन ये शक्ति अनुच्छेद 3 द्वारा नहीं दी गई है। इसके लिए संविधान में एक औपचारिक संशोधन करना ही होगा, और इसी निर्णय का पालन करने के लिए संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया, ताकि बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जा सके।
बेरूबाड़ी मामले में जो ये संवैधानिक सिद्धांत स्थापित हुआ, इसका एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोग हमें बांग्लादेश के साथ हुए क्षेत्रों के आदान प्रदान में देखने को मिलता है। एड्यूटेकन में हम हमेशा यही कहते हैं कि संवैधानिक सिद्धांत को उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग से जोड़कर समझना अत्यंत आवश्यक है। ये उदाहरण है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसे भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण करना था और साथ ही कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करना था, ताकि दशकों से चला आ रहा ये जटिल सीमा विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाए। इस भूमि सीमा समझौते के तहत हुआ क्या? भारत ने अपने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों, जिन्हें एन्क्लेव्स भी कहते हैं, उन्हें बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। वहीं बांग्लादेश ने अपने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया। अंतर क्षेत्र का मतलब होता है किसी देश का वो छोटा सा हिस्सा जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश की भूमि से घिरा हो। और ये पूरा का पूरा विनिमय बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, यानी संविधान में संशोधन करके ही किया गया। अब ये जो सीमा विवाद था, इसकी पृष्ठभूमि भी काफी लंबी और जटिल रही है। इसकी शुरुआत होती है 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड से, जिसने भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा तो बना दी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां रह गईं। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ, लेकिन 1960 में बेरूबाड़ी संघ पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। बाद में 1974 में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, तो भारत ने उसके साथ एक व्यापक भूमि सीमा समझौता किया और आखिरकार 2015 में 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस ऐतिहासिक समझौते को पूरी तरह से लागू किया गया। तो अंत में ये पूरा प्रकरण हमारे सामने एक गहरा विश्लेषणात्मक प्रश्न छोड़ जाता है। यह 100वां संविधान संशोधन भारतीय संसद की संप्रभुता, जो उसे राज्यों का पुनर्निर्धारण करने और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत क्षेत्र सौंपने की शक्ति देती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ? हम एम लक्ष्मीकांत के पाठ को आधार बनाकर ये समझेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी राजनीतिक संरचना कैसी थी और फिर वक्त के साथ साथ उसमें क्या-क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले हमें उस समय की तस्वीर को समझना होगा जब भारत को स्वतंत्रता मिली। उस समय भारत में जो राजनीतिक इकाइयां थीं, वे मुख्य रूप से दो अलग-अलग श्रेणियों में बटी हुई थीं। देखिए, उस वक्त भारत दो हिस्सों में था। पहले थे ब्रिटिश प्रांत, ये वो इलाके थे जिन पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था, और दूसरी थी देशी रियासतें। यहाँ शासन तो राजा का होता था, लेकिन ये ब्रिटिश राजशाही की सर्वोपरिता के अधीन थी, जिसे अंग्रेजी में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी कहा जाता है। अब इस पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये था कि भले ही रियासत के अंदरूनी मामलों में राजा का शासन चलता हो, लेकिन रक्षा, विदेश नीति जैसे बड़े विषयों पर अंतिम अधिकार ब्रिटिश क्राउन का ही था। अब जब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो उसने इन देसी रियासतों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उस समय ऐसी 552 देशी रियासतें थीं और उन्हें 3 विकल्प दिए गए। पहला कि वो भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तीसरा कि वे स्वतंत्र बने रहें। तो हुआ ये कि इन 552 में से 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिन्होंने शुरुआत में भारत में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि समय के साथ इन्हें भी भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ। अच्छा, अब जब ये रियासतें एकीकृत हो गईं, तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था इन सभी इकाइयों को एक प्रशासनिक ढांचे में लाना। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने राज्यों के लिए एक शुरुआती वर्गीकरण की व्यवस्था की, जिसे 1950 के संविधान में शामिल किया गया। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। 1950 में संविधान ने राज्यों को जो 4 भागों में बांटा, यानी पार्ट ए, बी, सी और डी, ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। ये एक अस्थायी, एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट था। ये उस वक्त की जटिल राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है, जब भारत एक राष्ट्र के रूप में बस आकार ले ही रहा था। तो चलिए इस वर्गीकरण को थोड़ा और समझते हैं। भाग का में उन 9 राज्यों को रखा गया जो पहले ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत हुआ करते थे। भाग खा में विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले 9 राज्य थे। भाग गा में 10 राज्य थे
जिनमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ रियासतें शामिल थीं। और सबसे आखिर में भाग घा में सिर्फ एक ही क्षेत्र था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब जैसा कि मैंने कहा, ये व्यवस्था थोड़ी जटिल थी और अस्थायी भी, तो जाहिर है इससे लोगों में काफी असंतोष था। और इसी माहौल में देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर दक्षिण भारत से, एक बहुत बड़ी मांग ने जोर पकड़ा। मांग थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो अब पूरे देश के सामने एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया था। क्या भाषा को राज्य बनाने का आधार माना जाना चाहिए? यह सवाल इतना बड़ा था कि सरकार को इसकी जांच के लिए, इसकी व्यावहारिकता को परखने के लिए कमीशन बनाने पड़े। इसी क्रम में सरकार ने जून 1948 में S.K. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने साफ साफ कह दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होना चाहिए। इस सिफारिश से असंतोष कम होने की बजाय और बढ़ गया। धर कमीशन की रिपोर्ट से जो असंतोष पैदा हुआ, उसे संभालने के लिए कांग्रेस ने खुद दिसंबर 1948 में एक और समिति बनाई। इसमें 3 बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसी वजह से इसे जेवीपी समिति कहा जाता है। इस हाई पावर कमेटी ने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को औपचारिक तौर पर खारिज कर दिया। लेकिन कभी कभी राजनीतिक दबाव सैद्धांतिक पक्ष कर भारी पड़ जाता है और यहां बिल्कुल यही हुआ। अक्टूबर 1953 में सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मद्रास के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता पुटी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। इस एक घटना ने सरकार को अपनी पूरी नीति पर दोबारा सोचने के लिए विवश कर दिया। आंध्र प्रदेश का बनना एक तरह से एक मिसाल बन गया। अब देश के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग और तेज हो गई। इस बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यों वाला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। अब यहाँ फजल अली आयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे समझिए। आयोग ने भाषा को पुनर्गठन का आधार तो माना, लेकिन उसने एक भाषा एक राज्य की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का साफ मानना था कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में सबसे ऊपर भारत की एकता को रखा जाना चाहिए। यही वो संतुलन है जिसका विश्लेषण हम एडुटेकन में भी करते हैं, जो भारतीय संघवाद को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आयोग ने 4 बड़े फैक्टर्स सामने रखे जिनके आधार पर कोई भी फैसला लिया जाना था। पहला, देश की एकता और सुरक्षा। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। और चौथा, लोगों के कल्याण की योजना। इन कारकों का उद्देश्य यही था कि भाषा की मांगें देश की अखंडता और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारी ना पड़े। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की। उसने कहा कि ये जो पार्ट ए, बी, सी, डी वाला सिस्टम है, इसे खत्म कर देना चाहिए और इसकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव का सुझाव था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया और इसी के आधार पर 2 बहुत ही ऐतिहासिक कानून पास हुए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इन कानूनों का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? देखिए, जो पार्ट ए और पार्ट बी राज्यों के बीच का फर्क था, उसे खत्म कर दिया गया और पार्ट सी के राज्यों को तो पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया गया। इस एक कदम ने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने का रास्ता साफ कर दिया। और इन सब बदलावों के बाद 1 नवंबर 1956 को भारत का एक नया राजनीतिक नक्शा हमारे सामने आया। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। अब ये जो नए राज्य बने, ये कैसे बने? ये प्रक्रिया काफी व्यापक थी। अगर हम उदाहरण देखें तो केरल को बनाने के लिए त्रावणकोर कोचीन राज्य को मद्रास के मालाबार और कसरगोडे के साथ मिलाया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश को और बड़ा किया गया, जिसमें हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र जोड़े गए।
मध्य प्रदेश, बंबई, मैसूर और राजस्थान जैसे राज्यों का भी इसी तरह से पुनर्गठन या विस्तार किया गया। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, राज्यों के साथ साथ इसी एक्ट के तहत मद्रास राज्य से लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीपों को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। तो कुल मिलाके हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 1956 का ये जो पूरा पुनर्गठन था, ये एक बहुत ही सोचा समझा संवैधानिक प्रयास था। इसका मुख्य लक्ष्य था क्षेत्रीय आकांक्षाओं, खासकर भाषा और संस्कृति से जुड़ी मांगों और भारत की एकता की जो सबसे बड़ी जरूरत थी, उसके बीच एक नाजुक लेकिन स्थायी संतुलन बनाना। तो आज की इस चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। फजल अली आयोग ने जो 4 बड़े सिद्धांत तय किए थे, उन्होंने 1956 के बाद के दशकों में भारत में बने नए राज्यों के निर्माण को किस हद तक और कैसे प्रभावित किया है? इस पर सोचिएगा। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र हम आज देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये स्थिर नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली संवैधानिक प्रक्रिया का नतीजा है। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तो तय की, लेकिन वो इस यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज हम 1956 के बाद भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रमिक विकास हुआ है, उसकी संवैधानिक विवेचना करेंगे। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे 1956 के बाद उठी राजनीतिक और सामाजिक मांगों से। फिर हम पश्चिम से उत्तर भारत की ओर देखेंगे, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के गठन से लेकर पंजाब का विभाजन और हिमाचल प्रदेश का बनना शामिल है। इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की जो जटिलताएं हैं और सिक्किम का जो एक अद्वितीय विलय हुआ, उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम वर्ष 2000 और 2014 में बने नए राज्यों की प्रक्रिया को समझेंगे और 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विश्लेषण करेंगे। और अंत में हम नाम बदलने के संवैधानिक पहलू पर और भारत की वर्तमान प्रशासनिक सूची पर एक नजर डालेंगे। तो देखिए, 1956 के अधिनियम के बाद भी राज्यों के भीतर से ही नई सीमाओं को बनाने की मांगें लगातार उठती रहीं, और इन मांगों का आधार सिर्फ भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता नहीं था, नहीं, बल्कि इसमें गहरा राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी शामिल थीं। इसी वजह से केंद्र सरकार को समय समय पर भारत के आंतरिक नक्शे में बदलाव करने पड़े और इन बदलावों के लिए संवैधानिक संशोधनों का सहारा लिया गया। इस सिलसिले का सबसे पहला और बड़ा उदाहरण हमें 1960 में बंबई राज्य में मिलता है। ये एक द्विभाषी राज्य था, जहां मराठी और गुजराती बोलने वाले लोगों के बीच अपने अपने राज्य के लिए तीव्र आंदोलन चल रहे थे। इन दबावों के चलते बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के जरिए इस राज्य को बांट दिया गया। मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती भाषी क्षेत्रों से गुजरात का गठन हुआ। इस तरह गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। ये भाषाई आधार पर पुनर्गठन के सिद्धांत की एक और पुष्टि थी। राज्यों के गठन के साथ साथ हमें एक और अवधारणा को समझना होगा, वो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की। ये वो क्षेत्र होते हैं जो राज्यों की तरह स्वायत्त नहीं होते, बल्कि सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है दादरा एवं नागर हवेली। 1954 में यह पुर्तगाली शासन से तो आजाद हो गया, लेकिन 1961 तक वहां का प्रशासन वहां के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संभालते रहे। आखिरकार 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधिवत शामिल कर लिया गया। अब इसी कड़ी में गोवा, दमन और दीव के मामले को देखते हैं। यहां विलय की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। 1961 में भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही के जरिए इन 3 क्षेत्रों को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन्हें एक ही केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जबकि दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। पुदुचेरी का मामला भी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से खास है। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम ये सारे क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेश थे। 1954 में एक संधि हुई और फ्रांस ने ये इलाके भारत को सौंप दिए। कुछ सालों तक इसका प्रशासन एक अधिग्रहित क्षेत्र के तौर पर चला। फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और इसकी फ्रांसीसी विरासत आज भी वहां की संस्कृति में झलकती है।
तो पश्चिम और दक्षिण भारत में इन बदलावों के साथ साथ देश के उत्तरी और खास तौर पर पूर्वोत्तर हिस्सों में भी पुनर्गठन की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही थी और यहाँ की जो मांगें थीं वे सिर्फ भाषा पर ही नहीं बल्कि जनजातीय पहचान और एक विशिष्ट सांस्कृतिक अस्मिता पर ज्यादा केंद्रित थीं। इसी क्रम में 1963 में नागालैंड राज्य का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। यह एक लंबे समय से चल रहे नागा आंदोलन और उनकी एक अलग राज्य की मांग का नतीजा था। असम राज्य से नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र को अलग करके नागालैंड बनाया गया। इसे भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाने से पहले प्रशासनिक स्थिरता के लिए कुछ समय तक असम के राज्यपाल के नियंत्रण में भी रखा गया था। यह दिखाता है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल अलगाववादी प्रवृत्तियों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किया गया। अब हम 1966 के पंजाब पुनर्गठन पर आते हैं, जो कि एक काफी जटिल प्रक्रिया थी। अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग पंजाबी सूबा की मांग बहुत तेज हो गई थी। इस मांग को हल करने के लिए 1966 में शाह आयोग बनाया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब का 3 हिस्सों में विभाजन हुआ। पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में रखा गया, हिंदी भाषी क्षेत्रों से हरियाणा नाम का 17वां राज्य बना और जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो भारत का 18वां राज्य बना। वर्ष 1972 पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक नक्शे के लिए एक निर्णायक साल साबित हुआ। उस क्षेत्र की विशिष्ट जनजाति पहचान और राजनीतिक आकांक्षाओं को मान्यता देते हुए एक बहुत बड़ा पुनर्गठन किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साथ ही असम के भीतर एक उपराज्य के तौर पर काम कर रहे मेघालय को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। इतना ही नहीं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले NEFA कहते थे, नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। इस एक कदम ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक संरचना को ही बदल दिया। सिक्किम का भारतीय संघ में विलय संवैधानिक दृष्टिकोण से एक बिल्कुल अनोखा मामला है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। 1947 तक सिक्किम पर चोग्याल का शासन था और ये भारत का एक रक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टोरेट था। 1974 में सिक्किम की जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए संसद ने 35वां संविधान संशोधन पारित किया। इसने सिक्किम को एक सहराज्य या एसोसिएट स्टेट का एक विशेष दर्जा दिया। लेकिन यह व्यवस्था 1 साल भी नहीं टिक पाई। 1975 में वहां एक जनमत संग्रह हुआ, जिसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा चोग्याल शासन को खत्म कर दिया गया और सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। यहाँ पर रक्षित राज्य और सहराज्य, इन दोनों के बीच के संवैधानिक फर्क को समझना परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। देखिए, रक्षित राज्य के रूप में भारत सिर्फ सिक्किम के रक्षा, विदेश मामले और संचार को नियंत्रित करता था, जबकि आंतरिक मामलों में चोग्याल पूरी तरह से स्वायत्त थे। वहीं सहराज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 और एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रयोग था जो किसी और राज्य के लिए कभी नहीं किया गया। हालांकि जब सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया तो इस विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो 1970 के दशक के बाद भी ये जो पुनर्गठन की प्रक्रिया थी वो रुकी नहीं। 1987 में पूर्वोत्तर में शांति समझौतों के परिणाम स्वरूप और गोवा में जनमत के आधार पर भारतीय संघ में 3 नए राज्य और जुड़े। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना। यह इस बात का सबूत है कि राज्यों का निर्माण एक लगातार बनी रहने वाली प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरत रही है। अब आते हैं वर्ष 2000 पर, जब बड़े राज्यों के भीतर से प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास की मांगों के आधार पर एक साथ 3 नए राज्यों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल दक्षिणी हिस्से से छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड 27वां राज्य और बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र से झारखंड 28वां राज्य को अलग किया गया। इन तीनों राज्यों के बनने का आधार भाषा ही न होकर मुख्य रूप से भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक था। और फिर हाल के वर्षों में 2014 में दशकों के एक लंबे और तीव्र आंदोलन के बाद तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया। ये विभाजन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि हैदराबाद 10 सालों तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगा, जिसके बाद ये तेलंगाना की स्थायी राजधानी बन जाएगा और आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी होगी।
अब हम 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दूरगामी असर वाले पुनर्गठन पर आते हैं, जो अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में हुआ। ये एक ऐसा कदम था जिसने न केवल उस राज्य का दर्जा बदला, बल्कि उसकी संवैधानिक स्थिति में भी एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को जब निष्प्रभावी किया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ? इसका जवाब हमें संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में मिलता है, जिसने इस राज्य के 70 साल पुराने राजनीतिक भूगोल को पूरी तरह बदल दिया। देखिए, इस अधिनियम ने किया क्या? इसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। पहला, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें पुदुचेरी की तरह एक विधानसभा का प्रावधान है, और दूसरा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें चंडीगढ़ की तरह कोई विधानसभा नहीं होगी। इस बदलाव के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। राज्यों की सीमाओं को बदलने के अलावा संविधान में एक और महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है राज्यों के नाम बदलने की। यह प्रक्रिया भी भारत के संघीय ढांचे के विकास का ही एक हिस्सा है, जो क्षेत्रों की बदलती हुई पहचान को दिखाता है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, जो कि सबसे पहला उदाहरण था। 1969 में मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा मिला, और सबसे हाल में 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो इन सभी बदलावों के बाद अब देखते हैं कि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में आज की तारीख में क्या स्थिति है, जिसे हम एडुटेकन में हमेशा अपडेट रखते हैं। राज्यों की सूची इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो सूची को आगे बढ़ाते हैं। ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये हैं भारत के 28 राज्य, और केंद्र शासित क्षेत्रों में हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। अब इस अंतिम संख्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा हमने देखा, 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए थे। लेकिन 2020 में प्रशासनिक सुविधा के लिए दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस विलय के बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये वर्तमान आंकड़ा है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या भारत का ये जो राजनीतिक नक्शा है, ये अब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, या जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, यह एक जीवंत संवैधानिक दस्तावेज है जो हमारे राष्ट्र की बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से लगातार विकसित होता रहेगा। ये प्रक्रिया हमें साफ तौर पे दिखाती है कि भारतीय संघवाद कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकासशील सिद्धांत है। ये जो कथन स्क्रीन पर है, ये असल में अनुच्छेद 3 के पीछे की जो मूल सोच है, जो फंडामेंटल फिलॉसफी है, उसे दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के राज्यों की जो सीमाएं हैं, वो स्थायी नहीं है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा संविधान संसद को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो देश की प्रशासनिक जरूरतों, भाषाई पहचान या किसी और वजह से राज्यों की सीमाओं को, उनके क्षेत्रफल को और यहाँ तक कि उनके नामों को भी बदल सकती है। तो इस संवैधानिक प्रावधान को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि इसका व्यावहारिक इस्तेमाल कैसे हुआ है। हम कालानुक्रमिक रूप से यानी क्रोनोलॉजिकली उन सभी अधिनियमों को देखेंगे जिन्हें संसद ने अनुच्छेद 3 की शक्ति का इस्तेमाल करके पारित किया। इससे एक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज भारत का जो राजनीतिक नक्शा है वो समय के साथ कैसे बना है। ये तालिका, जो हमारे एडुटेकन स्टडी मटेरियल का भी हिस्सा है, हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनेगी। देखिए, इसमें सबसे पहला अधिनियम है असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951। इसके तहत असम की सीमाओं में एक छोटा सा बदलाव करके कुछ जमीन भूटान को हस्तांतरित की गई।
ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति के इस्तेमाल का एक शुरुआती और बहुत सीधा साधा उदाहरण है। अब आते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक अधिनियम पर। यह संवैधानिक और राजनीतिक दोनों ही नजरियों से एक मील का पत्थर है। 1953 में आंध्र राज्य अधिनियम के जरिए भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। ये एक बहुत लंबे चले भाषाई आंदोलन का नतीजा था। तब के मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी इलाके थे उन्हें अलग करके आंध्र राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनी और जिसका उच्च न्यायालय गुंटूर में स्थापित हुआ। इसके बाद आता है भारतीय राज्यों के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण कानून, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस एक कानून ने भारत के अंदरूनी नक्शे को लगभग पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हुआ ये कि आंध्र के बनने के बाद देश के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांगें जोर पकड़ने लगी। इन्हीं मांगों पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसी की सिफारिशों पर ये अधिनियम लाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिससे भारतीय संघ को एक व्यवस्थित ढांचा मिला। तो ये जो पुनर्गठन की प्रक्रिया थी, ये 1956 पर रुकी नहीं, ये आगे भी चलती रही। जैसा कि इस तालिका में हम देख सकते हैं, 1956 में ही बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच भूभाग के स्थानांतरण का एक अधिनियम पास हुआ। इसका मकसद प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार के कुछ इलाकों को पश्चिम बंगाल को देना था। ठीक इसी तरह का एक और छोटा समायोजन 1959 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच भी किया गया। अगला दशक भी बड़े और महत्वपूर्ण पुनर्गठनों का गवाह बना। सबसे पहले 1960 का बम्बई पुनर्गठन अधिनियम। इसके जरिए जो द्विभाषी बम्बई राज्य था उसे 2 हिस्सों में बांटा गया, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात, जो भारत का 15वां राज्य बना। फिर 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम आया। इसके तहत असम से नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र को अलग करके नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा मिला। और इसके बाद 1966 में आया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। शाह आयोग की सिफारिशों पर इसने पंजाब को 3 हिस्सों में विभाजित किया। पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा, जो 17वां राज्य बना, और दोनों की साझा राजधानी के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चलिए अब पुनर्गठन के अगले दौर को देखते हैं, जो 1968 से लेकर साल 2000 तक चला। इस दौर की 2 खास बातें थीं। एक तो पूर्वोत्तर भारत में नई राजनीतिक इकाइयों का बनना और दूसरा राज्यों के मौजूदा नामों को बदलना ताकि वो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान को बेहतर तरीके से दर्शा सकें। इस तालिका में अगर हम देखें तो 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये द्रविड़ आंदोलन और तमिल पहचान को दी गई एक संवैधानिक मान्यता थी। और इससे ठीक पहले 1968 में असम पुनर्गठन अधिनियम के जरिए एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया गया। मेघालय को असम के अंदर ही एक स्वायत्तशासी राज्य यानी उपराज्य का दर्जा दिया गया। ये पूर्वोत्तर की जो जटिल जनजातीय आकांक्षाएं थी उनको साधने के लिए एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था थी। साल 1971 पूर्वोत्तर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था। उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ने एक ही झटके में उस पूरे इलाके का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वे भारत के 19वें और 20वें राज्य बने। मेघालय के उपराज्य को भी 21वें राज्य के तौर पर पूर्ण राज्य बना दिया गया। और इतना ही नहीं, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रीय पहचान को स्थापित करने का ये जो सिलसिला था, ये जारी रहा। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। ये उस क्षेत्र की कन्नड़ भाषी आबादी की एक बहुत पुरानी मांग थी। उसी साल एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, जो सांस्कृतिक रूप से ज्यादा उपयुक्त और एकीकृत नाम था। चलिए अब 1986 से आगे बढ़ते हैं। इस दौर की शुरुआत भी पूर्वोत्तर से ही हुई। याद कीजिए 1971 में मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब 1986 के मिजोरम राज्य अधिनियम के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और वो देश का 23वां राज्य बना। इसके ठीक बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। साल 2000 में एक बड़ा बदलाव आया
अब तक जो राज्य बन रहे थे उनका मुख्य आधार भाषा थी, लेकिन अब विकास और बेहतर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 3 बड़े राज्यों का गठन हुआ। संसद ने इसके लिए 3 अधिनियम पारित किए। पहला, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिससे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल दक्षिणी हिस्से से छत्तीसगढ़ यानी 26वां राज्य बना। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिससे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग करके उत्तरांचल यानी 27वां राज्य बनाया गया। और तीसरा, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, जिससे बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर झारखंड यानी 28वां राज्य बनाया गया। अब हम बिल्कुल हाल के यानी 21वीं सदी के पुनर्गठनों पर आते हैं। इस दौर में भी नाम बदलने की प्रक्रिया जारी रही। एक नया राज्य बना और एक ऐसी अभूतपूर्व घटना हुई जिसमें एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। तो नाम बदलने का जो सिलसिला था वो स्थानीय पहचान और सही उच्चारण को दर्शाने के लिए जारी रहा। 2006 में 2 बदलाव हुए। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड और पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। फिर 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया, ताकि ये वहां की ओडिया भाषा के उच्चारण से मेल खाए। 2014 में एक और लंबे और काफी तीव्र आंदोलन के बाद संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पास किया। ये वही आंध्र प्रदेश है जो 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब उसी राज्य का विभाजन करके भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। ये हाल के सालों में बना सबसे नया राज्य है। अब 2019 में एक ऐसा कदम उठाया गया जो संवैधानिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया और उसे 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला, जम्मू और कश्मीर, जिसमें विधानसभा होगी, और दूसरा, लद्दाख, जो बिना विधानसभा के होगा। ये पहली बार हुआ कि किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया हो। तो अभी तक हमने जितने भी अधिनियम दिखे वो अनुच्छेद 3 का प्रैक्टिकल साइड था, उसका व्यवहारिक पक्ष। अब जरूरी है कि हम इसके सैद्धांतिक पक्ष को यानी इसकी थ्योरी को भी समझें। वो मौलिक संवैधानिक अनुच्छेद क्या है जो संसद को ये शक्ति देते हैं? हमारी एजुटेकन की इन संदर्भ तालिकाओं की मदद से हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस तालिका में संविधान के भाग 1 के मुख्य अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ संघ शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। ये 2 बातें साफ करता है। पहली, कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है जैसा अमेरिका में है, और दूसरी, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जिसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग-अलग राज्यों में बांटा गया है। अच्छा, अब यहाँ अनुच्छेद 2 और 3 के बीच का जो बारीक सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है उसे समझना परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो ऐसे नए राज्यों को संघ में शामिल करें या स्थापित करें जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय होता है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर ही यानी जो राज्य पहले से मौजूद हैं उन्हीं को तोड़कर, जोड़कर या उनकी सीमाओं में फेरबदल करके नए राज्य बनाने की शक्ति देता है। अभी तक हमने जितने भी अधिनियम पढ़े वो सब अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाए गए थे। और आखिर में अनुच्छेद 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बात साफ करता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद किसी राज्य की सीमा बदलने ये नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास कर सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है, जिन्होंने भारतीय संघ की संरचना को लचीला बनाए रखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हमने संसद की शक्तियों के व्यवहारिक उदाहरण भी देखे और उनके पीछे का संवैधानिक आधार भी समझा। इन दोनों को मिलाकर ही भारतीय संघ की जो वास्तविक प्रकृति है उसकी एक गहरी और स्पष्ट समझ बनती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की इन व्यापक शक्तियों से एक संवैधानिक सिद्धांत स्थापित होता है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका अर्थ समझिए, संघ यानी भारत देश अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन इसके जो राज्य हैं वे विनाशी हैं। उनकी सीमाओं की, उनके अस्तित्व की कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। संसद जब चाहे उन्हें बदल सकती है। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारे स्रोतों में जो फुटनोट्स दिए गए हैं वो इन सभी अधिनियमों के आधिकारिक कानूनी उद्धरण हैं, जो इस पूरे विश्लेषण की अकादमिक प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते हैं। इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे जिस पर सोचना जरूरी है। संसद की ये जो राज्यों की सीमाओं को बदलने की इतनी व्यापक, लगभग असीमित शक्ति है, ये भारत के संघीय ढांचे के बारे में असल में क्या बताती है? क्या ये भारत को एक संघात्मक व्यवस्था से ज्यादा एक एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकावा दिखाती है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन पर इसका क्या असर पड़ता है? इन्हीं सवालों पर विचार करने से भारतीय राजव्यवस्था की सच्ची समझ विकसित होती है।